तो हमें एक रीजन दिया हुआ है, एक जगह दी हुई है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। एक ऐसी जगह दी हुई है, देखो ये वो जगह हमने बना दी। ये एक ऐसी जगह दी हुई है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो बाहर की तरफ है। ये मैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना रहा हूँ और आप देख रहे होगे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के जो डॉट्स बन रहे हैं ये सभी सभी इक्वली स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब इस पूरी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हर जगह सेम है, इस पूरे के पूरे स्क्वायर में, स्क्वायर रीजन में। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो आप मानो, तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आप देख पा रहे हो। ये पूरे, ये देखो, ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक, यहाँ पर इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस इस रीजन में आपके मैग्नेटिक फील्ड है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है। ठीक है, ओके। फिर दिया हुआ है कि आपको कि एक लूप है, कंडक्टिंग लूप ऑफ फोर्स। ये एक लूप है ना। इस लूप का नाम दे देते हैं, इस लूप का नाम दे देते हैं ए, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। इस लूप का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब ये कंडक्टिंग लूप है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लूप जो हमने बनाया है अभी, ये पूरा का पूरा लूप कंडक्टिंग लूप है। तो अब ये लूप आगे की तरफ जा रहा है v स्पीड से, v स्पीड से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे ही ये लूप इसमें एंटर करेगा, इस रीजन में एंटर करेगा, इस रीजन में एंटर करेगा, फिर इस रीजन में मूव करेगा, फिर मूव करेगा इस रीजन में, फिर मूव करेगा, फिर इस रीजन से बाहर निकलेगा। तो आपको पता है इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाइल एंटरिंग इन दिस रीजन। रीजन का नाम दे देते हैं अभी, इस रीजन का नाम दे देते हैं भाई, रीजन का नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो जब ये रीजन में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। तो मान लो अभी ये जस्ट एंटर कर रहा है इस रीजन में, तो मैं उस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ। अभी ये एंटर कर रहा है, मैं उस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये इतना एंटर कर गया, इतना एंटर कर गया और ये v स्पीड से एंटर कर रहा है इस रीजन में, ए बी सी डी। तो हमें पता है कि जो ये ए बी सी डी कंडक्टिंग लूप है, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो यानी पहला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर जो फ्लक्स है, सॉरी, इसके अंदर जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। कौन से रीजन में? ए बी सी डी, सॉरी, लूप में। तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमारे यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसके वजह से जो इंड्यूस्ड करंट आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपोज करेगा, किसी भी तरीके से वो अपोज करेगा इस
फ्लक्स के इंक्रीज को, तो फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा। कैसे करेगा? अगर जो करंट आए, अगर जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आए, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक्चुअली में ये तो सपोर्ट करने लग गया फ्लक्स के इंक्रीज को, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो करंट आएगा, जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आना चाहिए। शुरुआत में क्लॉकवाइज, यहाँ पर जो करंट आना चाहिए वो क्लॉकवाइज। देखो मैंने क्लॉकवाइज करंट बनाया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ये क्लॉकवाइज करंट आना चाहिए, क्योंकि इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से, क्योंकि इस क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट के वजह से, क्लॉकवाइज करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्रॉस बनेगा। और ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाले बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट वाले बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखनी है तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन मान लो, अगर ये कॉइल है जैसे ए बी सी डी और करंट उसमें ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, तो हम मान सकते हैं कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ईएमएफ होगा, वो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, तभी तो करंट ऐसे आ रहा है, तभी तो करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब हम बीच में ले लेते हैं, ये कोयल मूव करते करते यहाँ कहीं पहुंची बीच में, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई जो कोयल यहाँ पहुंची, ए बी सी, तो जब कोयल यहाँ पहुंची ए बी सी डी, तो यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ और आई दोनों ही जीरो होंगे, है ना, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इसके से गुजर रही हैं वो लगातार उतनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी। अब जैसे ही ये लूप बाहर जाने लगेगा, अब जब ये लूप बाहर जाने लगेगा तो ए बी सी और डी, जब ये लूप बाहर जाने लगेगा बी स्पीड से, तो जो ये डॉट वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये घटने लगेगा। ये डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड जो डॉट वाला है वो घटने लगेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स डॉट वाला घटने लगेगा। तो इंड्यूस करंट चाहेगा कि वो ना घटे, तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। इंड्यूस करंट आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी सी से लेके बी, बी से लेके ए से लेके डी और डी से लेके सी, इस तरह से इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट ऐसे आएगा ताकि वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से जो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको सपोर्ट करेगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और हम अगर देखें कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन क्या होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन भी हम आसानी से बता सकते हैं इस वाले में, कि पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन ये है कोई, इसमें जो अगर करंट आ रहा है, कैसा आ रहा है करंट, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन ऑफ कोर्स कुछ ऐसे होगी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ, ठीक है।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इसको वीडियो को आगे कर लें और जो अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर उसको खुद करने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें, कम से कम 8 क्वेश्चन हमने करा दिए यहाँ पर। अब सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, खुद से ट्राई ज़रूर करो इन सभी क्वेश्चंस को जो भी हम करा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इस सॉरी करंट कैरिंग लूप है। एक सर्कुलर करंट, एक सर्कुलर लूप है और उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके पास में एक कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। उसके पास में कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने पहले करा दिया था, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लूप का क्वेश्चन हमने पहले करा दिया था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको देखो। एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन, और पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस शेप दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसी शेप में हाँ, ऐसे मान सकते हैं, कुछ ऐसी है ना। और एक और बार ले लेते हैं इसको, और कुछ यहाँ पर एक लूप है, अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, एक कुछ ऐसे दो लूप है। ठीक है, कुछ ऐसे दो लूप है, और वो लूप कैसे हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। तो इस तरह से लूप है। एक लूप का नाम रख देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी, ये हो गया। और इस तरह से दो लूप है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंक्रीज कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। पूछा है, बताओ दोनों लूप में पूछा है फाइंड फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ लूप्स। इसको सी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ई नाम दे देते हैं। इन बोथ लूप्स, कौन कौन से लूप, एक तो ये ए ई लूप दिख रहा है, और एक्चुअली में लूप है नहीं एक्चुअली, है ना। दिखने को ये लूप दिख रहा होगा, कौन कौन सा, डी ई सी,
लेकिन एक्चुअली में ये दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे, मतलब आप समझ सकते हो कि वो क्या रहा है यहाँ पर। वायर है, जैसे बी से ए चले, ए से ये वायर चली डी तक, डी से चली फिर सी तक, सी से लेके फिर ये सी से लेकर फिर ये वायर जो जा रही है बी तक जा रही है, और ये ए डी जो वायर है उसके ऊपर से गुजर रही है। देखो ये हमने जो बनाया है, ये इसका सिंबल, इसका मतलब ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, एक वायर दूसरे वायर को बिना छूते हुए ऊपर से गुजर रही है। ठीक है, अब दोनों लूप के हिसाब से हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ, दोनों लूप के हिसाब से हम देखते हैं, इन दोनों लूप के हिसाब से, इस लूप के हिसाब से और इन दोनों इस लूप के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देखते हैं। अगर मैं डी सी ई इस लूप को अगर देखूं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कौन से लूप की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस लूप की। इस लूप में इस लूप में इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। कौन सा वाले फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कौन सा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अंदर जाने वाला। तो उसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस करंट आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा जो कि अपोज करेगा अंदर वाले फ्लक्स के इंक्रीज को। अंदर जाने वाले फ्लक्स के, अंदर जाने वाला, ये अंदर जाने वाला फ्लक्स है, उसको इंक्रीज को अपोज करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो इसके हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन आएगी इसमें वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज। डी से लेकर सी, सी से लेकर ई, और ई से लेकर डी, ऐसे आएगी। ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अगर हम ए ई बी लूप की बात करें, ए ई बी इस लूप की बात करें, तो इसमें भी भाई अंदर जाने वाला अंदर जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा और अपोज करेगा अपोज करेगा अंदर वाले फ्लक्स को। तो इस वाले लूप में भी जो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट के हिसाब से मतलब ई से लेके ए, ए से लेके बी, और बी से लेके कुछ ऐसे करंट आने की कोशिश करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब दिक्कत यहाँ पर ये है, कुछ ऐसे करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब दिक्कत यहाँ पर ये है, अगर हम इस ए बी सी डी ए इस पूरे एक लूप को एक साथ ले, तो भाई यहाँ से तो करंट सी से लेकर ई जा रहा है, लेकिन इस वाले लूप में बी से लेकर सी की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों करंट एक दूसरे को अपोज करेंगे। इस वाले लूप का करंट और इस वाले लूप का करंट, ये दोनों अपोज कर रहे हैं। देखो यहाँ से करंट जा रहा है ई से बी की तरफ, और यहाँ से करंट जा रहा है ई से ए की तरफ, है ना। और यहाँ से करंट जा रहा है भाई सी से लेके ई ऐसे, और यहाँ से जा रहा है बी से लेके ई ऐसे। तो अपोज कर रहे हैं करंट। अब कौन से करंट की जीत होगी, कौन से करंट की यहाँ पर जीत होगी, कौन से करंट की जीत होगी। तो ऑफ कोर्स जो ये बड़ा लूप है, ये वाला, ये बड़ा लूप है, इसमें फ्लक्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा करंट बनेगा, इंड्यूस करंट। तो ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये करंट विजयी होगा। तो इसलिए ओवरऑल इस करंट की नहीं चलेगी, तो ओवरऑल यही करंट आगे बढ़ेगा और यही करंट ही जीतेगा, यही करंट ही जीतेगा। तो हम कह सकते हैं
ये जो हमने लूप लिया है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये 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 और ये, और इस तरह से कुछ ऐसा बनाया है। थोड़ा सा मैंने एक चीज़ गलत कर दी कि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि ये लूप बड़ा है, ये वाला लूप ये बड़ा है, तभी तो इसका करंट जीता है। और इसके नाम दे देता हूँ बी सी डी ए। तो ये इस डायरेक्शन में करंट भेज रहा है, तो इसी की चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। ए बी ई, इस लूप की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और डी सी ई की चलेगी। तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी हियर। ओके, नाउ आप देख सकते हो दोनों को, है ना, दोनों को कंपेयर कर सकते हो किस तरह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो अपनी कॉपी में लिख के करो अच्छे से, तो समझ आएगा ही। अब हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। Okay. Now the next question is question number 11. क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर एक जगह दी हुई है, एक वही तरह से एक रीजन दिया हुआ है, ठीक है, एक पूरा रीजन दिया हुआ है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ दिया हुआ है। आप चाहे तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर चलो पहले ये मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चार शेप्स में लूप दिए हुए हैं। पहला शेप ये है, दूसरा शेप कुछ इस प्रकार का है, सर्कुलर। थर्ड शेप आपका इलिप्टिकल है, कोशिश करता हूँ सर्कुलर से इलिप्टिकल बनाने की। ये कुछ इस तरह का शेप है थर्ड, ओके। और फोर्थ शेप इज ट्रायंगुलर। नाउ दैट how I make triangle, I try to make it okay। तो इस तरह से ये चार शेप दी हुई है, ठीक है। तो ये चार शेप चारों के चारों अंदर एंटर हो रहे हैं वी स्पीड से, हॉरिजॉन्टल वी स्पीड से। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत है, पर आप ये मान लो सब के सब सेम वी स्पीड से सेम डायरेक्शन में एंटर हो रहे हैं। इस कोयल का नाम दे दो ए बी सी और डी। अब पूछ रहा है इन विच कोयल इंड्यूस करंट इज वेरिएबल एंड इन विच कोयल इंड्यूस करंट इज कांस्टेंट। तो कौन सी कोयल में कौन सी, हाँ तो ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। विच कोयल हैज कांस्टेंट इंड्यूस करंट and which coil has variable induced current। तो इंड्यूस करंट किस में कांस्टेंट होगा, किस में वेरिएबल होगा। इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड अभी हमने बताया नहीं है, पर आप थोड़ा सा इसमें आइडिया ले लो। इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है पर सेकेंड,
कितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है पर सेकंड, इस बात पर डिपेंड करेगा इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड। अगर ये कोयल, पहली वाली कोयल, ए कोयल एंटर करती है अंदर की तरफ, तो पहले सेकंड में मान लो इतना एरिया एंटर करता है, तो इतना फ्लक्स बढ़ेगा, इतने एरिया में फ्लक्स बढ़ेगा। अगले सेकंड में इतना एरिया फ्लक्स बढ़ेगा, अगले सेकंड में इतने एरिया में फ्लक्स बढ़ेगा, और नेक्स्ट में इतने एरिया में फ्लक्स बढ़ेगा। तो मतलब हर सेकंड में जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है वो हम देख सकते हैं बराबर इंक्रीज कर रहा है। हर सेकंड में जो फ्लक्स इंक्रीज करेगा वो बराबर इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स का इंक्रीज इक्वल है तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। नहीं समझ आया तो अब दोबारा रिपीट करके सुनिए इस बात को। तो ए में जो करंट आएगा वो आएगा आपका कांस्टेंट। अब अगले वाले में देखो, मान लो एक सेकंड में इतना, एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना, इसको थोड़ा सा मान लो एक सेकंड में इतना इतना एरिया एंटर करता है, तो इतना फ्लक्स बढ़ेगा। अगले सेकंड में इतना एंटर करता है, तो आप देख सकते हो आराम से डायग्राम से कि फ्लक्स बढ़ने की जो एरिया है, जितने एरिया में फ्लक्स बढ़ा है वो ज़्यादा हो गया। पहले जितने एरिया में फ्लक्स बढ़ा था, पहले इतने एरिया में फ्लक्स बढ़ा था, इतने एरिया में फ्लक्स बढ़ा था, तो वो एरिया छोटा था। अब इस वाले एरिया में फ्लक्स बढ़ा है, तो ये एरिया बढ़ा है, एरिया बढ़ा है तो फ्लक्स ज़्यादा बढ़ा है। और थर्ड टाइम में फ्लक्स, मतलब हर टाइम जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो अलग अलग है। अगर फ्लक्स हर सेकंड जो फ्लक्स का इंक्रीज है, हर सेकंड जो फ्लक्स का इंक्रीज हो अलग अलग है, तो करंट आपका वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर आपका करंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर भी आप आराम से देख सकते हो कि मान लो पहले सेकंड में फ्लक्स इतना बढ़ता है, अगले सेकंड में इतना एरिया एंटर करता है, अगले सेकंड में इतना एरिया एंटर करता है, उसके अगले सेकंड में इतना एरिया एंटर करता है, उसके अगले सेकंड में इतना एरिया एंटर करता है। तो पहले सेकंड में इतना एरिया एंटर करता है तो थोड़ा सा फ्लक्स बढ़ेगा, फिर और ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा, फिर और ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा, फिर लगभग सेम रहेगा, फिर कम फ्लक्स इंक्रीज होगा, फिर और कम फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज का रेट पहले तो बढ़ रहा है, पहले फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब जो करंट बनेगा वो वेरिएबल होगा। अब इस वाले में देख लेते हैं भाई, इनसे वाले में ट्रायंगल वाले में देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें भी है कुछ इस तरह का क्वेश्चन। तो पहले सेकंड में फ्लक्स इतना एरिया में आएगा, इतना एरिया एंटर करेगा, फिर इतना एरिया एंटर करेगा, फिर इतना एरिया एंटर करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले सेकंड में फ्लक्स बढ़ेगा वो इतना फ्लक्स बढ़ेगा, अगले सेकंड में जो फ्लक्स बढ़ेगा वो इतना एरिया फ्लक्स बढ़ेगा, फिर इतना एरिया में फ्लक्स बढ़ेगा। तो लगातार जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो फ्लक्स जो इंक्रीज होगा वो भी बढ़ता जा रहा है। पर सेकंड जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जो करंट आएगा यहाँ पर वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो पहले में कांस्टेंट रहेगा और बाकी तीन में। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फराडे के एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है कॉइल ए में जब की ओपन होती है। तो एक सर्किट दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ सर्किट दिया हुआ। दिस इज योर कनेक्टिंग वायर, दिस इज now this is your connecting wire. Okay, this is your connecting wire. Okay, this is connecting wire. आप इसको कर सकते हो इस पार्ट को जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दिस इज योर, इस तरह से कुछ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल,
ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये आयुष यहाँ पर की लगाई हुई है के, दिस इज योर वी वोल्टेज, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज योर आर रजिस्टर, okay, here is a coil, here is a coil, इस कोयल का नाम दे देते हैं ए, और ये करंट इसमें बह रहा है, मान लो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द इंड्यूस करंट इन कोयल व्हेन के इज ओपन। मान लो यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे लेट्स अज्यूम 2 एम्पीयर करंट। तो इस कोयल में, इस कोयल ए में, ये है कोयल, ये रही, ये कोयल, ये कोयल, ये कोयल, इस कोयल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है जब ये जो की है, ये की इसको ओपन कर दे, तो इस कोयल ए में कितनी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ये आपको हमें बताना है। तो पहले तो मैं इस कोयल को क्लोज कर देता हूँ, वरना करंट फ्लो ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये अब हमें पता है कि जैसे ही जो एक की बनी हुई है, ये की जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ये जैसे हमने इसको ओपन करा, उसी समय, उसी मोमेंट पर ये करंट 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट 0 एम्पियर हो जाएगा। मान लो पहले तो 2 एम्पियर ही था, पहले कितना था 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जब था, जब का वो की आपकी क्लोज थी, जब की आपकी क्या थी, क्लोज थी, ये आपकी क्लोज थी, उस समय करंट फ्लो कर रहा था इस सर्किट में, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, ये करंट फ्लो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन है, इस सर्किट में आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और इस लूप में, ए लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ये अंदर है, और यहाँ से या फोर्स ये घूम के यहाँ बाहर आ रहा होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप की को ओपन करोगे, जैसे आप इस की को ओपन करोगे, तो ये जो करंट होगा ये 0 एम्पियर होगा। तो जो ये इस लूप में, जो इस लूप में, लूप ए में जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड भी, वो जो बाहर की तरफ, मैं कह रहा हूँ बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी घट के 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है डॉट वाला वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इंड्यूस करंट है ना, इंड्यूस करंट वो इस डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड को 0 होने से रोकेगा, उसको घटने से रोकेगा। तो घटने से रोकने के लिए वो ऐसा करंट बनाएगा जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो ऐसा करंट कौन सा बनेगा, तो मेरे हिसाब से तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटने से रोक सके, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा कोयल में। तो यहाँ पर तो कोयल में जो ये करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपके फराडे के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अब हम इस सेगमेंट का लास्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या होगा देख लो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोयल है, सर्कुलर कोयल, कंडक्टिंग कोयल। सबसे पहली बार तो कोयल टूटी नहीं होनी चाहिए वरना उसमें करंट नहीं आएगा। दूसरा, वो कोयल कंडक्टिंग होनी चाहिए तभी तो उसमें करंट फ्लो करेगा। ऐसी कोयल मत ले आना चाहिए भाई जो रबड़ वगैरह की हो, तो उसमें करंट नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा पर करंट नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई इस रास्ते में एक रास्ता दिया हुआ है, ये एक रास्ता दिया हुआ है, ये सीधा रास्ता, और और इस रास्ते से अभी मैं रास्ता बना लेता हूँ। ऊपर एक कोयल हमने दिखाई हुई है, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऑफकोर्स। वो v स्पीड से इस रास्ते से जा रहा है, v स्पीड से इस रास्ते से जा रहा है। जब वो इस रास्ते से ऐसे पास इस जब वो इस रास्ते से सीधा ऐसे जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, तो इसमें इस कोयल में एक कोयल बोल देते हैं, इस कोयल में इंड्यूस करंट आएगा। उस इसमें क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। तो उसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। भाई बताओ भाई कैसे बताएंगे, डायरेक्शन बतानी है कैसे बताएंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, एज इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू कोयल ए, तो जब करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो हम कह सकते हैं जो करंट है वो ऐसे आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो करंट ऐसे आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है। और ये वाला जो करंट है, ये वाला देखो मैंने बना रहा हूँ, ये वाला करंट, ये वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो कुछ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो अपने आसपास यहाँ वाले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा वो, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो करंट यहाँ पर है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो जो ये करंट है वो करंट ऐसे है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, यहाँ यहाँ मैं दोबारा से एकदम साफ सा डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा एकदम अच्छे से, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा ऐसे, तो मतलब करंट ऐसे गुजरेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वैसे वैसे अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो करंट भी ऐसे आएगा, है ना। तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो जो करंट आएगा वो उसको अपोज करेगा। उसको अपोज करने के लिए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड ना बनाए। मतलब जो करंट बनेगा वो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए कुछ ऐसा करंट बनेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला बनाए। जो इंड्यूस करंट आएगा वो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा, पहले आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले इंड्यूस करंट जो आएगा वो आएगा आपका, ये कोई मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इंड्यूस करंट आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे दूर जाएगा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड घटने स्टार्ट होगा, घटना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, तो वैसे वैसे अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड घटना स्टार्ट होगा। तो करंट उसको घटने नहीं देगा, अपोज करेगा। तो बाद में
जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। तो मतलब पहले फर्स्टली एंटी क्लॉकवाइज आएगा इंड्यूस करंट, जब तक इलेक्ट्रॉन सर्कल के पास आएगा या कोइल के पास आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कल या कोइल से दूर जाएगा तो करंट आएगा क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, फिर आएगा क्लॉकवाइज करंट। ओके, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। आज के क्वेश्चन के लास्ट, सॉरी आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो कोइल दी है, एक छोटी कोइल है और एक बड़ी कोइल है। ठीक है, ये देखो, एक ये कोइल, एक दूसरी कोइल देख लेते हैं, और एक ये, ऐसे इस तरह से दो कोइल दी हुई है और कुछ दो कोइल को ऐसे जोड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, और उस जिस जगह पर जोड़ा हुआ है उसका नाम दिया सी और डी। इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है डी। और मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, ये देखो भाई, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये भैया मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो भाई। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा है, मतलब बाहर वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो पूछा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन CD वायर। तो आप देखो भाई ध्यान से, तो ये हो गई बाहर वाली कोइल, इसको ए बोल देते हैं। ये हो गई बाहर अंदर वाली कोइल, इसको बी बोल देते हैं। तो जो ए कोइल है ए, उसमें कौन सा करंट, ये वाला बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए जो इस वाले में, इस वाली कोइल में इंड्यूस करंट आएगा, मेरे हिसाब से वो क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज आएगा। अब इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए तो आप खुद ही गैस कर सकते हो। और अंदर वाली कोइल में भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है बाहर की तरफ, तो इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। अब पूछा है इस CD वायर में कौन कितना करंट आएगा। CD वायर को समझते हैं। तो देखो, हमारी एक अंदर वाली कोइल है एक, और एक ये बाहर वाली कोइल। यहाँ पॉइंट है C और यहाँ पॉइंट है D। तो करंट यहाँ से गया I, और करंट यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पर। तो यहाँ से एक और रास्ता दिख रहा है I करंट, और इस वाले में भी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ पे भी मान लो कुछ I1 है और ये I2, तो यहाँ पे भी कुछ करंट पहुँचा। अब I1 करंट है वो यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब उसको दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता दिख रहा है और एक ये रास्ता दिख रहा है। अब क्योंकि भाई साफ सीधी बात है, इस सर्कुलर पूरे कोयल में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से भी कितना आएगा, I1 आएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, 0 करंट जाएगा। पूरा का पूरा करंट लूप जो भी करंट जंक्शन लॉ से समझ आता है। तो यहाँ पे भी I2 करंट एंटर हो रहा है, यहाँ पर देखो I2 करंट, यहाँ पर भी कितना जा रहा है I2 करंट, यहाँ पर I2 करंट आ रहा है और यहाँ से भी I2 करंट जा रहा है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। तो मतलब CD वायर में 0 करंट आएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो हर तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, बस एक मैग्नेट वाले चैप्टर है